जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम नेट जीएस। अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बीपीएससी या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज का यह करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी तक आप हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर रोज़ का अपडेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना देर के हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी न्यूज़पेपर वाली करंट अफेयर्स क्लास की 15 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स जो है, अभी हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया 14 अप्रैल को। और यह एक्सप्रेसवे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर जो है एशिया का सबसे लंबा वर्ल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जो एशिया का सबसे लंबा वर्ल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो 12 से 14 किलोमीटर लंबा है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अप्रैल को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आज का कि हर साल 14 अप्रैल को हम लोग क्वांटम कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड क्वांटम दिवस के रूप में हम लोग हर साल 14 अप्रैल को मनाते हैं। और बात करें भारत की, तो भारत का पहला क्वांटम विलेज जो है आंध्र प्रदेश का जो अमरावती शहर है, अमरावती जो है भारत का पहला क्वांटम विलेज के रूप में विकसित किया गया है। और वहीं से इस साल दो क्वांटम कंप्यूटरों का ट्रायल रन स्टार्ट किया गया है। तो एक को जो है SRM विश्वविद्यालय के कैंपस में लगाया गया है, जबकि दूसरे को जो है मल्लावरम के मेधा टावर्स में लगाया गया है। और इन दोनों को एक ट्रायल रन के तौर पे यहाँ पे लगाया गया। और क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो उसकी स्पीड जो अन्य कंप्यूटरों की तुलना में होती है बहुत तेज़ होती है। जैसे एक कंप्यूटर जो होता है नॉर्मल काम एक बार में एक ही काम प्रोसेस कर पाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो हमारा है वो मल्टीपल काम को एक बार में प्रोसेस कर लेता है। वही बात करें मेडिकल क्षेत्र में तो बहुत सारी दवाइयों के रिसर्च में सालों साल का वक्त लगता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के आ जाने से वह जो है 1 महीने में दवा निर्माण किया जा सकता है। प्लस हम लोग ट्रैफिक सिग्नलिंग यानी भीड़ भाड़ वाले एरिया में ट्रैफिक सिग्नलिंग को हैंडलिंग कर सकते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को हैंडलिंग कर सकते हैं। तो मतलब क्वांटम कंप्यूटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो विश्व क्वांटम दिवस जो है हम लोग हर साल 14 अप्रैल को मनाते हैं। और जो हमारा भारत का पहला क्वांटम विलेज जो है आंध्र प्रदेश का अमरावती बना है। नेक्स्ट है हमारा, हम लोग 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। तो हर साल जो है हम लोग 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाया जाता है। तो बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की, तो उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वो जो एक समाज सुधारक के रूप में न्यायविद, अर्थशास्त्री और लेखक भी थे। उनकी जीवनी की बात करें तो वो एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री और लेखक भी थे। और वो जो है सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 1942 में जो है श्रम मामलों के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। और उनको भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। यानी मसौदा जो समिति था हमारे संविधान निर्माण में, उनका अध्यक्ष जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। और वो हमारे भारत के पहले विधि मंत्री भी नियुक्त हुए थे। और वो छुआछूत और दलितों के आवाज़ के रूप में आगे उठे थे। और इसी क्रम में उन्होंने 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और वो भारत के एकमात्र नेता हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे दलित के प्रतिनिधि के रूप में। वहीं जो हमारे महात्मा गांधी हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं कांग्रेस की तरफ से। बाकी वो पहले और तीसरे में भाग नहीं लेते हैं। महात्मा गांधी मतलब कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए जो विवाद हो गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट होता है। बात करें
भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पत्रिकाएं तो मूक नायक, जिनकी शुरुआत उन्होंने 1920 में किया था, बहिष्कृत भारत जिसकी शुरुआत 1927 में की गई थी, समता 1929 में और जनता जो है 1930 में। वही इनके संगठनों, इनके द्वारा स्थापित संगठन, तो सबसे पहला जो संगठन था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जो है 1936 में, वहीं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की गई थी। और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था 1956 में, और इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है। और इनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो ओवरऑल फैक्ट की बात करें हम लोग, तो जो भीमराव अम्बेडकर का जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में होता है, और इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो जाता है। इन्होंने 1927 के महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1932 में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट किया था, और 1942 में वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मामलों के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे, और संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में और भारत के विधि मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इनके महत्वपूर्ण पत्रिकाएं की बात करें तो सबसे पहला जो है मूक नायक है, दूसरा बहिष्कृत भारत, समता और जनता, और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसी संगठनों की स्थापना किए थे। तो ये ओवरऑल था हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, और इनको जो है 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि जो गुरुग्राम की एक तैराक हैं काम्या भारद्वाज जो है, उन्होंने पाक जल डमरू को पाक स्ट्रेट को पार करके मतलब रिकॉर्ड बना दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि बिना रुके जो है इधर से गई हैं, और पाक स्ट्रेट मतलब श्रीलंका के तट पे पहुंचकर वहां से बिना रुके वापस लौटी है, और इस तरह यह करके यह इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इनकी बात करें तो ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएससी जूलॉजी की छात्र हैं, और यह स्विमिंग जो है ओपन वाटर स्विमिंग एकेडमी के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इन्होंने पाक स्ट्रेट को जो है बिना रुके तैरकर जाकर और वापस लौट के आई हैं, और इसमें इन्हें बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे ऊंची लहरें, तेज़ धाराएं, जेलीफिश, इन सब का बार बार इनको सामना करना पड़ा था। फिर भी इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से जो पाक स्ट्रेट को है उसको तैर के पार भी करती है और वापस लौट के बिना रुके आ भी जाती है। तो कौन है? काम्या भारद्वाज। कहाँ की रहने वाली है? तो गुरुग्राम की। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ आयरलैंड के प्लेयर हैं। रॉरी मैकइलरॉय जो नॉर्थ आयरलैंड के ये गोल्फ प्लेयर हैं, और इन्होंने मास्टर्स गोल्फ जीतकर लगातार दूसरी बार मास्टर गोल्फ जीतकर इस तरह का मतलब करने व खिताब बचाने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए। तो इस वर्ष जो है 2026 का जो मास्टर गोल्फ का खिताब कौन जीते हैं? तो रॉरी मैकइलरॉय नॉर्थ आयरलैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मिस यूनिवर्स बिहार में रूपाली भूषण अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया का कंटेंट चल रहा था, जिसमें बिहार की जो रूपाली भूषण है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब जीता है। और यह मिस यूनिवर्स इंडिया होने वाली प्रतियोगिता के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली बन गई है, प्रतिभागी बन गई है। और यह जो है रूपाली जो है खगड़िया की रहने वाली है, बिहार के खगड़िया की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के ऑडिशन में पास हो गई हैं, और यह डायरेक्ट जो मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 का आयोजन होगा उसमें फाइनलिस्ट में जाएंगी। तो वो कौन है? मिस यूनिवर्स बिहार कौन बनी है 2026 में? तो रूपाली भूषण। कहाँ की रहने वाली हैं? खगड़िया की। नेक्स्ट है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया सेना प्रमुख पद पे, जो ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख होता है उस पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल बन गई हैं। सुसान कोयल जो है
ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख पद नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है और यह 125 साल के इतिहास में पहली बार है। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख कौन बन गई है? सुसान गोयल, और यह 125 साल में ऐसा करने वाले पहला है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के इतिहास में ये पहला बार है। और यह जो है नारी शक्ति के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। और बात करें हम लोग नारी सशक्तिकरण का, तो भारत में भी अभी नारी सशक्तिकरण के बिल के लिए बहुत सारे बात विवाद चल रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं उसको भी, कि जो हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो 2023 में पारित किया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या है हमारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसके लिए अभी हाल ही में बजट का विशेष सत्र बुलाया गया है इस विधेयक को पारित करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए, ताकि इसको जो है 2029 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। और यह जो है भारतीय संविधान में, मतलब संविधान संशोधन का 128वां बिल था, बिल नंबर 128 था, जिसको मतलब सर्वसम्मति से पारित करने के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बन गई। पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बन गया है। और इस बिल के माध्यम से जो है संविधान में आर्टिकल 339 ए में, 330 ए में, 332 ए में और 334 ए में संशोधन किए गए हैं। अब बात करें हम इस पर, तो 339 ए के माध्यम से जो 33% सीट होगी, जिसमें मेन मकसद इसका है कि जो हमारी कार्यपालिका यानी संसद है और विधान परिषद में जो महिलाओं को 33% सीट रिजर्व करने के उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है। ठीक है, जो 2029 के होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रभावी बनाने के लिए अभी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, बजट का विशेष सत्र। तो 339 ए के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वही 330 ए के माध्यम से लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से 1/3 सीट भरी जाएगी। 332 ए के माध्यम से राज्य की विधानसभा में महिलाओं को सीटें आरक्षित कर जाएगी। वहीं एक नया आर्टिकल 334 ए जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं की आरक्षण की जो अवधि होगी वो 15 साल होगी। 15 साल बाद इस पर विचार विमर्श होगा और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, या जो भी उस समय जो भी होगा उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारा 2023 है, उसका नाम क्या दिया गया है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। और यह 128वें क्रम का बिल था। और इसके द्वारा कौन कौन से संविधान में कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया है? तो 339 ए में, 330 के ए में, 332 ए में और 334 के ए में संशोधन किया गया है। 339 ए के तहत दिल्ली में, 330 के तहत लोकसभा में, 332 के तहत राज्य की विधानसभा में और 334 एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें बोला गया है कि जो आरक्षण है वो 15 वर्षों तक लागू रहेगा। और इसको 2029 के, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीट आरक्षित करना, और इसको 2029 के लोकसभा चुनाव के समय लागू कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का आपको ऑथेंटिक करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम फोकस्ड करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे। तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।